5-7 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार की राजनीति में एक नेता नए नए आए हैं। बिहार की राजनीति को बदलना चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं। नाम है प्रशांत किशोर। कई यात्राएं भी निकाल चुके हैं। बिहार में रोजगार की बात करते हैं। बिहार में रोजगार के लिए बिहार से जो पलायन हो रहा है उसकी रोकथाम की बात करते हैं और कई बार मंचों से मुस्लिम तुष्टीकरण के बयान भी दे चुके हैं। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो इफ्तार का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। तो लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे ही आप बिहार बदलेंगे। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मृत्युंजय शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत। ये प्रशांत किशोर का जो वीडियो आप देख रहे हैं ये क्या दिखाता है, पहले तो यही बता दीजिए। संदेश क्या देता है ये? मुझे क्या लगता है अभिषेक जी कि भारतीय राजनीति में जब भी कोई नए लोग आते हैं तो काफी अच्छे इंटेंशंस के साथ आते हैं। ये कहकर आते हैं कि हम जाति की धर्म की बात नहीं करेंगे, किसी की तुष्टीकरण नहीं करेंगे, विकास की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। आपको केजरीवाल याद होंगे जब वो आए थे और इसी प्रकार की बातें करते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो इन सब पर हावी होने लगती है और उन्हें दिखने लगता है कि एक मुझे वोट बैंक का कोलिशन बनाना जरूरी है जीतने के लिए। मुझे लगता है कि अभी जो पिछले, आपको याद होंगे, बिहार में 4 उपचुनाव के चुनाव हुए थे और काफी कॉन्फिडेंस में थे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लोग कि वो 1-2 सीट तो निकाल ही लेंगे। वो चारों सीट बहुत बुरी तरह से हारते हैं। फिर वो वोट बैंक का तकाजा देने लगते हैं कि 10% वोट बैंक आया, यही अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन मुझे लगता है इससे उनको रियलाइज हुआ है कि वोट काटना तो आसान है, लेकिन अगर सीटें जीतनी है बिहार में तो एक बहुत स्ट्रांग इलेक्टोरल कोलिशन चाहिए और उस इलेक्टोरल कोलिशन को बनाने में प्रशांत किशोर, मुझे लगता है कि मुस्लिमों को अपने साथ लाने में लगे हुए हैं। और जब से इनकी पार्टी लॉन्च हुई है उसके पहले भी आप देखेंगे जितने भी बयान उसके आए, उन्होंने बयान दिया कि अभी तक और किसी के रिप्रेजेंटेशन पे उन्होंने बयान नहीं दिया। उन्होंने बस ये कहा कि मुस्लिमों को हम 40 सीट पर लड़वाएंगे बिहार के चुनावों में। हर बार किसी ना किसी प्रकार से, इनफैक्ट एक बीच में एक व्यक्ति, शकील मोइन शायद उनका नाम है, जुडिशियल फेडरेशन के, एम्प्लॉइज फेडरेशन के वो चीफ रहे हैं, वो प्रशांत किशोर की पार्टी में थे। फिर वो इस्तीफा देते हैं और उन्होंने एक बयान दिया कि प्रशांत किशोर उनको बोलते थे कि आप मौलानाओं की, मौलवियों की बैठकें करवाइए मस्जिदों में मेरे साथ। और वो मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ऐसा कहा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत उनको अपने साथ लाने की होड़ में प्रशांत किशोर, दूसरी पार्टियां, राजद, कांग्रेस सब इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं कि एक दूसरे को पिछाड़ रही है कि ऐसा क्या कर दे कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ब्रॉडर की, वो मेरे ही साथ आ जाए। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, बहुत कचोटती है ये। जो भी नेता नया हो या पुराना, उसे मुस्लिम वोट बैंक ही क्यों चाहिए? वो सबसे पहले उसी को टारगेट करता है। कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी, आरजेडी या जितनी भी तमाम पार्टियां हैं इधर हिंदी बेल्ट में या दूसरी तरफ भी आप जाएं, तो वो सबसे पहले टारगेट मुस्लिम वोट बैंक को ही क्यों करती हैं? 100 करोड़ का वोट बैंक उन्हें दिखाई नहीं देता। बिल्कुल अभिषेक जी, तो एक रीजन ये है टारगेट करने का, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त है, करीब 16-17% है, बिहार में भी 16-17% है। तो और एक तरह से एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से राजद ने और लालू जी ने सिर्फ यादवों और मुस्लिमों को साथ लाकर 15 साल तक बिहार पर शासन किया। तो एक तरह से उनको इससे आइडियाज मिलते हैं कि अगर मुस्लिमों का एकमुश्त वोट बैंक आ गया 16-17% और फिर बाकी जातियां थोड़ी थोड़ी भी अगर बांट लिए तो 30% का वोट बैंक अपने आप में बहुत बड़ा होता है अभिषेक जी, सरकार बनाने के लिए। तो इसीलिए वो एकमुश्त वोट बैंक की चाहत में वो कठिन रास्ते से जाने का प्रयास नहीं करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों को कौन जोड़े। इससे अच्छा है कि एकमुश्त वोट बैंक के पाने के चक्कर में 16-17% को एक साथ टारगेट करो, कोई इमोटिव इशू पे टारगेट करो, इमोशनल इशू पे टारगेट करो। बताओ कि तुम्हारी हालत इतनी खराब है, तुम्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तुम्हें हक नहीं मिल रहा है, और इस प्रकार के कारणों से उन्हें अपने साथ लाने का प्रयास करें। सर, ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है लगातार आजादी के बाद से ही, इसी वजह से शायद आज देश इस स्थिति में है। मुसलमान किसके पास जाएगा? लालू जी के पास जाएगा, जो जिनका कोर वोटर रहा है। कुछ कोर वोटर नीतीश कुमार जी के पास भी है, कुछ आपका कांग्रेस के पास भी है। तो अकेला मुसलमान जाएगा कहां? किसे जीत दिलाएगा वो? ऐसे तो जो है सब मझधार में रह जाएंगे। अभिषेक जी, यही सबसे बड़ी विडंबना है। आज देख लीजिए, आज तक आजादी के बाद सबसे ज्यादा जिसने मुसलमानों की बात की वो थी कांग्रेस। लेकिन 2005-6 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो मुसलमानों की स्थिति बताई जाती है, आर्थिक सामाजिक हालत, और सबसे बदतर बताई जाती है, दलितों से बदतर बताई जाती है। तो
कांग्रेस जितने इतने वर्षों तक शासन किया, जिसको अपना कोर वोट बैंक मानी, अगर वो उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं लाई तो उसने धोखा दिया। दूसरा, राजद की हम बात करते हैं, 1990 के भागलपुर के दंगे होते हैं, 15 साल तक लालू जी की सरकार रहती है राजद की। भागलपुर दंगे के जितने भी आरोपी थे उनको सजा कब मिलती है? जब नीतीश जी की सरकार आती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दंगों में ज्यादातर जो थे वो आप देखेंगे कि लालू जी के अपनी जाति से थे, तो उन्होंने उनको इंसाफ नहीं दिलाया। अब मुस्लिमों को भी ये बहुत बड़ा डिलेमा होता है कि आखिर वोट करे तो किसको करे, कोई भी तो अपनी हित की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए जब भी कोई नया आता है तो फिर उधर से ओवैसी आते हैं। आप देखते हैं पिछली बार ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ते हैं, सीमांचल की 5 सीटें जीत भी जाते हैं। तो हर बार मुसलमान भी अपने लिए किसी न किसी एक नए मसीहा को तलाश करता है जो उनके हक की बात करे, उनकी हिस्सेदारी की बात करे। लेकिन ज्यादातर पार्टी आप जो देखेंगे अभिषेक जी, वो इनके सिर्फ चुनावों भर बात करती है। जो असली आर्थिक सामाजिक स्थिति की बात है वो सुधारने में कभी यकीन नहीं रखते। अब बाकी को भी देख लेना, आप आज जनसुराज को देख ले, बिहार में कांग्रेस को देख ले, आप राजद को देख ले, ओवैसी की पार्टी को देख ले, जितनी पार्टी है सब उसी वोट बैंक को टारगेट कर रही। कांग्रेस ने तो अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। मुझे नहीं लगता है अभिषेक जी, ये अभी थोड़ी सी मुझे लगता है नेगोशिएशन टैक्टिक्स है जो अभी से लेकर चुनाव जब तक घोषित नहीं होते तब तक चलती रहेगी। ये आपस में सीटें ज्यादा बढ़ाने के लिए एक दूसरे के लिए ये करते रहेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अकेले लड़ने वाली है और राजद उसको अकेले लड़ने भी देगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके वोटों का बंटवारा हो जाएगा अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है। और कांग्रेस को भी पता है कि अकेले लड़ती है तो सिंगल डिजिट भी नहीं ला पाएगी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, उधर थालापति को भी चुनाव लड़वाने की तैयारी में है प्रशांत किशोर, उनके भी चुनावी रणनीतिकार बने हैं। ये सबसे बड़ा डिलेमा है। देखिए, अभी तक प्रशांत किशोर ये नहीं बता पाए, मतलब क्लियर नहीं हो पाए कि वो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट है कि पॉलिटिशियन है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है अभिषेक जी। एक, आप प्रोफेशनल रोल ले रहे हैं किसी को जिताने के लिए, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और पॉलिटिशियन जो होता है वो जमीन पर जाता है, जमीन के मुद्दों में इन्वॉल्व होता है, अपने लिए वोट मांगता है। तो मेरे ख्याल से, और कुछ 1-2 वर्ष पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं अब उस जिंदगी से बाहर आ गया हूं, अब मैं किसी के लिए कैंपेन नहीं करूंगा, अब मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, अब मैं खुद चुनाव में जाऊंगा। और फिर से जाते हो तमिलनाडु में। तो मेरे ख्याल से ये डाइकोटमी मुझे खुद समझ में नहीं आती है। दूसरा, वो उन्हीं पार्टियों के लिए उन्हीं पार्टियों के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिनको कभी वो क्रिटिसाइज करते हैं। आज राजद को इतना जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिहार में, कल को राजद के सबसे बड़े इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट थे, केजरीवाल के सबसे बड़े इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट ममता जी के, कांग्रेस को जिसको क्रिटिसाइज इतना करते हैं उसके सबसे बड़े इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट उत्तर प्रदेश में बने हुए थे। तो ये रोल से सबसे पहले उनको खुद को क्लियर होना पड़ेगा कि आखिर वो पॉलिटिशियन है और ये इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मौजूदा वक्त में कहां खड़े हैं प्रशांत किशोर, कितने वोट बैंक पर खड़े हैं मतलब? अभिषेक जी, जो मेरा आकलन है उसके हिसाब से प्रशांत किशोर फिर से, अगर उपचुनाव को देखें एक टीजर के तौर पे, तो प्रशांत किशोर वोट जरूर काटेंगे काफी सारी सीटों पे। लेकिन चुनाव जीतना, सीटें जीतना, मुझे नहीं लगता सिंगल डिजिट भी पार कर पाएंगे। आपके काटेंगे, लालू जी के काटेंगे? अब ये तो समय बताएगा अभिषेक जी किसके काटेंगे। अगर उनका फोकस बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है जैसे मुसलमानों पर है, तो वो तो एक तरह से आरजेडी का कोर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ज्यादा उधर से कटेंगे। तो लेकिन मुझे लगता है कि फिर से वो अलग अलग सीटों पे थोड़ा बहुत वोट काटेंगे, लेकिन कन्वर्जन जो बात करते हैं सीटें जीतने की, उस पर अभी मुझे दूर लगते हैं वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशांत किशोर राजनीतिक तो नए बनकर आए थे, नई सोच लेकर आए थे, लेकिन उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं जिस पुराने ढर्रे पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है और लालू यादव की पार्टी बिहार में लंबे वक्त से सरकार नहीं बना पाई है। तो मायावती उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी लंबे वक्त शासन किया, कई बार मुख्यमंत्री रही, वो उनकी पार्टी आज कहां है? उत्तर प्रदेश में कोई नाम भी नहीं लेता। कारण यही मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण, कारण के एकमुश्त वोट बैंक जाता है। लेकिन अब उसके सामने भी कई नेता हैं, उसके सामने भी परिस्थितियां बदली हुई हैं, किसके साथ वो जाए किसके साथ नहीं जाए। खैर, आने वाले वक्त में देखना होगा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव लाते हैं चुनाव के वक्त। एक बार फिर मृत्युंजय जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।